नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी का ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास हिंदी की बुक और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो लेक्चर नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम बहुत ही उल्लेखनीय श्रेणी में लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में लिखा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो निबंध है, जो भी रचनाएं हैं, जिन विधाओं में उन्होंने लिखा है, उनमें बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी में उन्होंने कार्य किया है। तो उन्हीं रामधारी सिंह दिनकर जी को आज हम पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे किस प्रकार का व्यक्तित्व था, साहित्य उन्होंने किस प्रकार लिखा, साहित्यिक विशेषताएं उनकी क्या थी, भाषा क्या थी, जन्म कहाँ हुआ था, वगैरह वगैरह जितना भी सब कुछ होता है जीवन परिचय में, वो सारा चीज आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को लेकर। और ये है हमारे यूपी बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, जन्म की बात करें सबसे पहले तो जन्म हुआ था उनका 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। आने वाला है उनका जन्मदिन, 30 सितंबर 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। याद हो जाना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तो आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि मैम जीवन परिचय याद नहीं होता है, या कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि कोई एक मुख्य मुख्य बता दीजिए। तो मुख्य तो कुछ नहीं होते हैं, हमें तो सभी के याद करने पड़ेंगे। या तो जीवन, या तो कवि का ले लीजिए, या लेखक का ले लीजिए, या तो आप सारे कवि याद कर लीजिए, या सारे लेखक याद कर लीजिए। तो उनमें से जो भी जीवन परिचय आता है आप कर लेंगे। ठीक है, तो कब हुआ था इनका जन्म? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो सिमरिया मुंगेर, और वो कहां पर है? बिहार में। बिहार के बच्चों को याद हो जाएगा जैसे कि सिमरिया मुंगेर जो स्थान है बिहार में, मुंगेर जिला है, सिमरिया गांव है मुंगेर जिले के, उस जो बिहार में उस वहां उनका जन्म हुआ था। यानी कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, पिता उनके थे रवि सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह जी इनके पिताजी थे। भाषा की बात करें तो परिष्कृत खड़ी बोली। देखिए, छायावाद के कवियों की बात है कि परिष्कृत खड़ी बोली की उनकी साहित्य की रचना है। ठीक है, साहित्य में उनकी भाषा, जो साहित्य उन्होंने रचा है उस साहित्य में उन्होंने परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली वह होती है जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, जो तत्सम शब्दों का जिसमें आगमन हुआ है। ठीक है, शैली उनकी प्रबंध है और मुक्तक दोनों है। उन्होंने प्रबंधात्मक भी रचना करी है और मुक्त शैली में भी उन्होंने रचना करी है। यानी कि छायावाद के नियमों को लेकर भी उन्होंने रचना करी है और छायावाद के नियमों से मुक्त होकर भी उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है। प्रमुख रचनाएं देखिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है। उर्वशी उनका प्रमुख रचना साहित्य है। कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, ये उनके प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। आपको देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो आंकड़े हैं, यानी कि उनके जन्म तारीख और मृत्यु तारीख है, जन्म कब हुआ था, जन्म दिनांक है, वो आपको याद करनी है। तो आपको किसी से उसे जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको वो तारीख किसी ऐसी आपके घर में कोई ऐसी है, कोई व्यक्ति, उससे आपको जोड़ के, या आसपास आप कोई भी आंकड़ा याद कर रहे हो तो उसको एक तारीख को किसी ट्रिक से आपको याद करने पड़ेगा, तब आपको ये याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1933 में बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए और उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप सबको पता है कि हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, 45 तक तो आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेश अनुराग की, स्वदेश यानी स्वयं के देश से प्रेम, देश प्रेम बोल सकते हैं, स्वदेश अनुराग होता है स्वदेश प्रेम, अनुराग की भावना से ओतप्रोत
पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। क्यों? क्योंकि वे किस काल के कवि थे? जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान उनका जो जीवन है वो चल रहा था। इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं उसके अंदर आपको आज़ादी के जो अंकुर है वो अवश्य दिखाई देंगे। आज़ादी को लेकर या क्रांति को लेकर विद्रोह की भावना को जगाने के लिए उनके जो रचनाएं हैं वो आपको अवश्य दिखाई देगी। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर जारी रही। सन 1961 में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ और सन 1964 में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। हिंदी समिति का क्यों? क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में या हिंदी साहित्य को आगे या हिंदी भाषा का विकास करने के लिए इसलिए एक समिति गठित की गई और उसमें परामर्शदाता किसे बनाया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के अनंतर ये पटना में रहने लगे और इनके जवान बेटे की मृत्यु ने इस ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खंडित कर दिया। अब देखिए, भले ही कोई कितना ही ओजस्वी हो, कोई कितना ही सशक्त हो, ताकतवर हो, लेकिन जब आपके सामने अपने बेटे की, अपने बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति जो अभिभावक गण है, जो माता पिता है, वो वैसे ही टूट जाते हैं। तो ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर जी के सामने उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उसकी मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में परलोक सिधार गए थे। आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं में रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाहा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम, कविता पुस्तकें और संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल तथा उजली आग आदि गद्य पुस्तकें प्रमुख है। यहाँ तक तो आती है, ये सारे उनके काव्य संग्रह है, तो ये सारे उनके क्या कहे जाएंगे? काव्य संग्रह। ठीक है। और ये जो कहे जाएंगे ये इतने कौन कौन से हैं? देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल तथा उजली आग, ये उनके गद्य संग्रह कहे जाएंगे। ठीक है। इनका गद्य भी उच्च कोटि का तथा प्रांजल है। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका से प्राप्त करी है। रेणुका नामक जो उनका काव्य संग्रह था उससे उन्हें राष्ट्र प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कि राष्ट्र कवि कब बने हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि कब कहे गए हैं? जब रेणुका प्रकाशित हुए। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, लोक का मतलब क्या होता है? जन समुदाय। क्या होता है? जन समुदाय के प्रति निष्ठावान। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी क्या थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। अब एक साहित्यकार है तो वो साहित्य के माध्यम से ही निभाएगा। समाज के प्रति उसके क्या विचार है वो अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा और उसे पूरा करने का प्रयास करेगा। के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। तभी तो इन्हें छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न केवल रेणुका का आलोक छिटकाया है, फिर रसवंती के प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। यहाँ पर आप रेणुका के माध्यम से आप उन्हें ताकत, उनकी सशक्तता देख सकते हो और रसवंती में उनकी कोमल कांत पदावली को देख सकते हो। बहुत ही कोमल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। आगे देखिए कि लेकिन देश की विषम परिस्थितियां कब थी? जब देश गुलाम था, परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। उस विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न की रंगीन लोक से खींचकर उबड़ खाबड़ धरती पर लाकर खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण उनके भूखे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर उठा। मुक्ति राग क्या था? आजादी का गाना, आजादी का गीत के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य की रचना करी, उनका व्यक्तित्व और निखर कर आया।
क्या था भाई, कवि कैसे होते हैं, अपनी कोमल कांत पदावली, अपने भावों में, ख्यालों में, सपनों में खोए हुए रहते हैं, अपनी काल्पनिक रचना को वे रच डालते हैं, प्रकृति का मानवीकरण तक कर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने करा है, एक राष्ट्र कवि होने के नाते उन्होंने सामाजिक जनसाधारण की जो दुविधा थी, जितनी भी परेशानी थी, उन परेशानियों, उन कठिनाइयों, उन दुखों को अपने काव्य का विषय बनाया था। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन किया था। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व क्या था कि उन्हें अन्याय पसंद नहीं था, और नहीं था तो उस अन्याय के विरोध में उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिख डाली, आक्रोश पैदा करा, लोगों में क्रांति की भावना जगाई, लोगों में असंतोष की भावना जो थी कि हमें अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, इन सब का पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से क्या विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी उन्हें मिटाने के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। कुरुक्षेत्र के माध्यम से बताया है कि कुरुक्षेत्र यानी कि रणभूमि के अंदर हमारे क्या दायित्व होते हैं, रणभूमि में हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, रणभूमि क्या है, यह संसार, ये जीवन, इस जीवन में हमारे क्या दायित्व है, कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इन सबको बताया। रश्मिरथी के माध्यम से भी उन्होंने जन समुदाय को अपने अधिकारों से अवगत कराया है। ठीक है, आगे देखिए कि पहली रचना कुरुक्षेत्र तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। द्वंद्व का मतलब जानते हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर हावी हो रही है, दोनों ताकतवर है, तो दोनों को अहम शब्द समझकर या अहम भाव समझकर दोनों की द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का यहाँ बखान किया है, किसमें, कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र भले ही काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है, लेकिन उनका विचार काव्य है, ये उनके विचारों को प्रकट किया है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए कि रश्मिरथी में सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान है। सूत पुत्र कौन थे? कर्ण, जो कौरव सेना के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन वो कुंती के पुत्र थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र कहे जाते थे, दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है वीर कर्ण को। तो सूत पुत्र में के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांति प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्वयता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए आघात मानते हैं। कि वे कहते हैं कि अगर आप उत्तरदायी विहीन हो गए हो या फिर आपके अंदर पौरुषता नहीं है, अकर्मण्यता, काम चोरी आ गई है, कर्तव्यहीनता आ गई है, तो ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा था, क्योंकि उनका जो समय था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1962 का युद्ध भी देखा था, तो चीनी आक्रमणकारियों के बारे में भी उन्होंने अपने काव्य में लिखा है। और उन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की है। परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से देशवासियों को, जन समुदाय का आह्वान किया है कि हमारे भी देश हित के लिए कोई कर्तव्य बनते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल जो सैनिक है, केवल जो सीमा पर डटे हुए हैं, उनका कर्तव्य नहीं होता है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। तो देशवासियों का आह्वान करने के लिए जो काव्य रचना की है वो परशुराम की प्रतिज्ञा करी है। ठीक है, प्रतीक्षा करिए। दिनकर की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होता है। चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे अच्छा जो काव्य प्रतिभा है, यानी कि अच्छा काव्य, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का जो काव्य है वो किसमें है? उर्वशी में। इनका इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय से लिया गया है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोधनु से अभी अनुप्राणित है। पुरूरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप से उपस्थित करता है। उर्वशी ने जो उत्तर दिया वह यद्यपि भावना की भाषा में, तथापि उसमें आज की जागरूकता बुद्धि की नारी का स्वर मुखर हुआ है। अब देखिए यहाँ पर विक्रमोर्वशीय का मतलब होता है विक्रम और उर्वशी दोनों का यहाँ संवाद बताया गया है। विक्रम और उर्वशी की यहाँ पर पूरे काव्य में उनका चरित्र बताया गया है, और उसी चरित्र के अंदर से विक्रम और उर्वशी के चरित्र से लेकर उन्होंने अपने उर्वशी काव्य संग्रह की रचना कर दी है, अपने उर्वशी नामक कविता की रचना करी है। उर्वशी के माध्यम से उन्होंने बताया कि महिला के माध्यम से महिला के क्या
क्या चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार के उसके अधिकार होने चाहिए, सारी चीजें उन्होंने उर्वशी के माध्यम से बताई है। दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति यानी कि विद्रोह था, उन्हें बुराइयों से, असामाजिक तत्वों से, यानी कि हमारे देश की जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों से, असमानताओं से विद्रोह था। तो उनकी विद्रोहशील, वो आक्रोश करते थे, विरोध करते थे, उस विद्रोहशील मनोवृत्ति का यहाँ अंकन हुआ है। सौंदर्य चेतना को वाणी देने की अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग है। आत्मा की आंखें में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद है। इस प्रयास के अनंतर दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा आपदाओं के कारण एवं दुर्दैव के कठोरतम, दुर्दैव यानी कि दो रास्ते जहां आते हैं उसे बोलते हैं कि कठोरतम आघात, युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी अतुकांत कविताओं में टूट टूट कर, पिघल कर बह निकला है। क्या हुआ भाई, देखिए ऐसे व्यक्तित्व वाले, विद्रोहशील मनोवृत्ति वाले, ऐसे कठोर व्यक्तित्व वाले, देशभक्ति, राष्ट्र कवि कहने वाले उस ओजस्वी कवि कब टूट जाता है? जब उनका एकमात्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब सब कुछ उनके जीवन में सब कुछ खत्म सा हो जाता है। इनका अंतिम काव्य संकलन हारे को हरिनाम ऐसी ही करुण, निराश, दीन, आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। यानी कि विनय पत्रिका यानी कि हारे को हरिनाम, यानी कि जो मनुष्य हार गया है, अपने जीवन में सब कुछ उसका समाप्त हो गया है, उसके लिए सिर्फ एक ही नाम है और वो कौन सा है? हरि यानी प्रभु भजन। उसे प्रभु भजन के माध्यम से ही उसका उद्धार हो सकता है। तो हारे के हरिनाम में उन्होंने करुणा को व्यक्त करा है, अपनी निराशा, अपने दीन, अपनी आतुरता और अपनी आत्मा के माध्यम से उन्होंने एक विनम्रता की पत्रिका ईश्वर को भेजी है। हारे के हरिनाम के माध्यम से ईश्वर को संबोधित करते हुए एक उन्होंने विनम्रता कर रहे हैं कि मेरा पार लगाइए, मुझे पार लगाइए, मेरे जीवन को इस भवसागर से पार लगाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश है। ठीक है, यानी कि सभी रसों का, करुण रस भी आ गया है, श्रद्धा भी आ गई, यानी कि श्रृंगार रस भी हो गया है, शांत रस भी है, कहीं कहीं पर आप वीर रस भी देख सकते हैं, रौद्र रस भी देख सकते हैं। तो 9 रसों का जो संचार हुआ है, उन 9 रसों का यहाँ उनके काव्य में, उनके साहित्य में समावेश है। पर वीर रस की प्रधानता है। अब वीर रस की प्रधानता क्यों होगी? क्योंकि वे तो राष्ट्र कवि थे। अब राष्ट्र कवि है तो आंदोलनकारी है, विद्रोहकारी है, विद्रोहशील है। तो जो विद्रोहशील होते हैं वो तो वीर होते हैं। वीर और साहसी, वीर का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? साहस होता है। तो जो साहसी व्यक्ति होते हैं, उनकी आत्मा में साहस होता है, उनके अंदर ही वीरता भरी हुई रहती है। और जो राष्ट्र कवि होते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनमें तो वीर रस होगा ही। तो उनके काव्य में अधिकांश क्या है? वीर रस का समावेश है। चित्रण भावपूर्ण और कविता का एक एक शब्द आकर्षक होता है। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में है। कौन सी? परिष्कृत खड़ी बोली में, आपको याद रखना है, परिष्कृत खड़ी बोली में। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने अधिकतर आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी शैली ओजपूर्ण प्रबंध शैली है, जिसके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। पूंजीवाद के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। उस आवाज को जो शोषक वर्ग है या जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग के पक्ष में उन्होंने अपने काव्य के रूप में एक आवाज उठाई है। उस आवाज के माध्यम से उनको राष्ट्रकवि कहा गया है। यानी कि जो देशभक्त होता है ना, और देशभक्ति के बाद फिर वो अपनी कविताओं को लिखता है, देशभक्ति के पक्ष में लिखता है। यानी कि उसके एक एक शब्द में देशभक्ति निखर रही है, एक एक कविता में। तो जो कविता लिखता है वो कवि हो गया, और राष्ट्र के लिए कविता लिखता है तो राष्ट्र कवि हो गया। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त की गई थी। तो इस प्रकार का जीवन परिचय था उनका, इस प्रकार की जीवन शैली थी। 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1974 में उनकी मृत्यु हुई थी। सिमरिया, मुंगेर, बिहार में उनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा हुई थी उनको, और कई ऐसे
आज़ादी के पहले भी उन्होंने राष्ट्र कवि की भरपूर भूमिका निभाई, उसके बाद भी उन्हें कई स्थान दिया गया, कई ऐसे पद दिए गए, राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो इस तरह से पूरा उनका जीवन कार्य चलता रहा, जीवन चक्र चलता रहा। अब देखिए बात करते हैं उनके साहित्य की। बात करें तो उनके साहित्य में सर्वाधिक जो प्रधान रस है वो वीर रस है, सर्वाधिक प्रधानता है वो राष्ट्रीयता है। उनकी मनोवृत्ति कैसी है, विद्रोहशील मनोवृत्ति है। तो उनकी ये सारी चीजें साहित्यिक विशेषता है, उनके अंतर्गत ये चीजें आएगी। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय हो चुका है। अगले लेक्चर में लेकर आते हैं उनके द्वारा लिखी गई कविताओं के कुछ अंश और उनकी सप्रसंग व्याख्या। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए, पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए।